कैसे हैं आप लोग? हमारा टॉपिक रह गया था बीच में आर्मिक नगर का। एनसीईआरटी हम करा रहे हैं और एनसीईआरटी इस तरह से की जा रही है कि एनसीईआरटी तो समझ में आए ही आए, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी उसमें दिया जाता है। कुछ बुक्स का मैटर उठा करके उसमें रख दिया जाता है ताकि आप लोग उसको ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक बीच में था, उसको हम स्टार्ट करते हैं। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविद, आप जान ही रहे हैं कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो कि आपका पुरा स्थलों की आपका अन्वेषण का कार्य करते हैं। कुछ जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में, उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। पत्थर, उससे आपका बाट बनाए जाते थे, जैसे कार्नेलियन पत्थर है, कोमल पत्थर होता था, उससे बाट बनाए जाते थे। तांबा और कांसा आपका बहुतायत रूप में मिले हैं, तांबा और टिन, और आपको तांबे को मिक्स कर दिया जाए तो कांसे का निर्माण होता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आप कई बार उसकी तकनीक के आधार पर कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा है चांदी और सोना। हाल ही में एक स्थल है, उसका अन्वेषण हुआ है, जारी भी है, राखीगढ़ी, वहाँ से सोने के हार मिले हैं। दूसरा है चांदी। चांदी का जो मुकुट मिला है वो कुणाल में मिला है, हरियाणा में। इसका मतलब है कि सोना और चांदी की जानकारी थी इनको। अब चांदी कहाँ से आती थी? चांदी भारत में आप जानते हैं कि राजस्थान में थोड़ी बहुत है, आपका कर्नाटक वगैरह में थोड़ी बहुत है, मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत है। बाकी का जो है आपका इनकी अधिकतर व्यापार जो है आपका आर्मेनिया की तरफ से होता था, तो वहाँ से चांदी आती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के बानागर मिले हैं आपका बनावली में, तो तांबे से आपका औजार बनाए गए होंगे, कोई हथियार बनाया गया होगा। गहने और बर्तन लगभग हड़प्पा साइट पर पाए गए हैं। सोने और चांदी से पता है कि आपको जो है गहने बनाए जाते हैं, जैसे आपका राखीगढ़ी में सोने के हार मिले हैं, तो शायद आपका वहाँ किसी की न किसी सुनार की जो है आपका दुकान रही हो, या वो विकसित नगर रहा होगा। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बाट और फलक हैं। मनके का एक निर्माण जो उद्योग है आपका, वो कहाँ पाया गया है? लोथल, चंदहुदड़ो या राखीगढ़ी में भी इस प्रकार के जो हैं उद्योग पाए गए हैं। पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। इससे आपका उनके जो विश्वास था, किस चित्र, जानवर का चित्र बनाया जाएगा जो शायद उसको ज़्यादा पसंद करते हों, उनके विश्वास का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के, ब्लैक ऑन रेड, ब्लैक ऑन रेड यानी कि काले और लाल मृदभांड, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे काले रंग से, लाल मिट्टी पर काला, तो लाल और काला जो मृदभांड था वो हड़प्पा सभ्यता का था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आपको पहले से पता है कि कपास की खेती कहाँ हो रही है? मेहरगढ़ में। और वहीं से आपका जो है सभ्यता धीरे धीरे नवपाषाण से किस तरफ आ रही है? हड़प्पा काल की तरफ। तो एक तथ्य ये झूठ सिद्ध होता है आपका गार्डन चाइल्ड मार्टिन व्हीलर का, कि हमारी जो सभ्यता है आपका वो किसके औपनिवेशीकरण का परिणाम है? सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया का। तो इससे ये प्रमाण हो रहा है कि हमारी सभ्यता कर्मिक रूप से विकसित हो रही है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो विकसित हो रही है। तो कपास का प्रमाण मिल रहा है, और कपास की सबसे पहली खेती आपको पता होगा वो मेसोपोटामिया में नहीं, हड़प्पा में ही हुई है। और मेसोपोटामिया के लोग उस कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका वो सिंबल है, प्रतीक है। और आपका जो यूनान के लोग हैं, यूनानी हैं, जो आपको उसको सिंडन कहते हैं, सिंडन और सिंधु, ये दोनों के दोनों कपास के लिए प्रयुक्त हुए वर्ड हैं। इससे क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि कपास की आरंभिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। अगर हम उसके उपनिवेशीकरण का परिणाम होते तो कपास भी वहीं से आती फिर। तो
दूसरा आप देखेंगे कि कपास के साथ साथ फूलदान मिले हैं चांदी के। चांदी के फूलदान, ढक्कन है, पक्की मिट्टी है, उससे जो है फेंस, पक्की मिट्टी के साथ साथ जो फेंस की जो है आपका, फेंस क्या होती थी, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। सूत कताई मीन्स फिर से कपास। और फेंस क्या है, फेंस आपका जो पत्थर का चूर्ण होता है और बालू होता है, अगर उसमें गोंद मिला दिया जाए तो वो फेंस बन जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई फेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया कि पत्थर का चूर्ण और बालू, उसमें अगर गोंद मिला दिया जाए तो फेंस का निर्माण हो जाता है। वो किस काम आता है, तकलियां बनाने में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इस प्रकार के बाट होते थे, मतलब ये जो है आपका बाट है, और ये किससे बनाया गया है, अगर आप इसको देखेंगे तो कार्नेलियन पत्थर, कौन से पत्थर से बनाया गया है, कार्नेलियन पत्थर। इस प्रकार के पत्थर जो है आपका के बाट जो है आपका गांव में आज भी चलते हैं। दुकानदार कहता है कि 100 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का है, और हम उसको मान लेते हैं। वो माप के तौर पर पहले बहुत ज्यादा चलते थे। तो कार्नेलियन पत्थर ये हल्का नारंगी रंग का होता है, हल्का नारंगी, लाल से भूरा, ये इनके कलर होते हैं। हल्का नारंगी होगा, लाल से भूरा होगा, तो ये इससे आपको कोमल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बहुत हार्ड नहीं होता। कार्नेलियन जो है आपका बहुत हार्ड नहीं होता, तो इसको क्या हो जाता है, इसको तराशा जा सकता है आराम से, और तराश करके इसको एक बाट का आकार दिया जा सकता है कि भाई ये एक प्रकार का बाट है। कई और वर्ड आपको यूज होते होंगे, जैसे कार्नेलियन है, ये क्या हुआ आपका, कार्नेलियन से आपको क्या पता चला कि भाई इससे क्या बनाया जाएगा, बाट बनाया जाएगा। कार्नेलियन के अलावा आपने कई बार वर्ड सुना होगा टेराकोटा। टेराकोटा क्या था, या कई बार आप यूज वर्ड सुनते हो कि हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्ति मिली है, या टेराकोटा। मृण मूर्ति मीन्स मिट्टी की मूर्ति, और टेराकोटा मतलब वही पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, तो उसको हम टेराकोटा कहते हैं। कई जगह आप कहते हैं सेलखड़ी। सेलखड़ी भी मीन्स एक पत्थर, कोमल होता है और सफेद रंग का होता है, जो बहुमूल्य रत्न बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सेलखड़ी हुआ, फेंस हो गया, सेलखड़ी हो गया, टेराकोटा हो गया, मृण मूर्ति हो गया। तो इन वर्ड्स में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ने का सबसे अच्छा वे यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हो तो जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, क्या वो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो चैप्टर आपको समझ में आना ही नहीं है। आप पढ़ते रहेंगे, लिख भी देंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी समझ, तो वो समझ विकसित नहीं हो पाएगी आप लोगों की। तो मेरा उद्देश्य है कि भी आपको समझाने के साथ साथ आपको पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएं। फेंस मैंने आपको बता दिया कि फेंस जो है आपका किससे तैयार किया जाता था, वो आपका चूर्ण होता था पत्थरों का, बालू का, और उससे आपका गोंद मिला करके आपका वो तैयार किया जाता था। फेंस से क्या बनाए जाएंगे फिर, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन, मनके, ये फेंस से बनाए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कि कच्चे माल की खोज कहाँ से होती थी, और कच्चे माल का जो व्यापार था वो होता कैसे था। तो पहली बात, हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे मैक्सिमम जो व्यापार हो रहा है, तो पहला तो आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया, यहां से हो रहा है। मेसोपोटामिया से व्यापार कैसे होगा, जल से होगा, सुमेरियन सभ्यता, तो पहला। दूसरा आप देखेंगे जो व्यापार हो रहा है वो ईरान से हो रहा है, यहाँ भी जल से होगा मैक्सिमम जो व्यापार है। जैसे आज के समय हम वहाँ चाबार बंदरगाह विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा यूनान से हो रहा है,
यूनान से व्यापार कैसे होगा? बहुत दूर है आपका, यूरोप में। यूरोप में यहाँ कौन सा द्वीप था भूमध्य सागर में? क्रीट द्वीप। क्रीट से आप आइलैंड से व्यापार, क्रीट द्वीप से व्यापार हो रहा है। तो यहाँ व्यापार कैसे होगा? अफगानिस्तान से व्यापार हो रहा है। अफगान से हम समझ सकते हैं कि भाई आपका स्थलीय व्यापार हो सकता है। तो इजिप्ट से व्यापार हो रहा है। ये जो व्यापार है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो मैक्सिमम व्यापार जलीय, अफगानिस्तान से व्यापार कहेंगे तो हम स्थलीय। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जो व्यापार पर टिकी हुई थी। तो वहां पर भी जैसे हम कहते हैं कि बहुमूल्य पत्थर या आपका सोना या चांदी, वो कहां से आता होगा? सोना आप वर्तमान समय में देखने के कर्नाटक में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो वहां से आता होगा तो स्थलीय व्यापार होगा। कर्नाटक से आ रहा है, मैसूर से समझ सकते हैं, बाद में कर्नाटक बना। तो मैसूर से व्यापार हो रहा है तो वो कैसे होगा? यानी कि क्षेत्रीय व्यापार मैक्सिमम स्थल से और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकतम जल से। हाँ, एक्सेप्शन के तौर पर कह सकते हो कि भाई अफगानिस्तान से हमारा व्यापार कैसे हो रहा है? स्थल से हो रहा है। तो व्यापार दो प्रकार से, एक जल और एक स्थल। अब इसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। स्थल से कौन सा व्यापार होगा? जो स्थानीय है। और जल से कौन सा व्यापार होगा? जो इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है। तो ये दो प्रकार का व्यापार जल और स्थल से। अभी अभी मैंने बताया कि भी किन किन से आपका अधिकतम? अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, मिस्र और आपका तुर्कमेनिया या तुर्कमेनिस्तान गणराज्य। तो ये इनसे आपका जो है आपका व्यापार होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इस जगह पे ये व्यापार के केंद्र हैं। स्थल और जल दोनों में समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आपका कि व्यापार हो कैसे रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां ही मिलती थी, लेकिन तांबा यानी कि बहुत सारी चीजें आपको वही मिलती थी स्थानीय तौर पर। परंतु तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर दूर से आयात करते थे। क्यों करते थे? तो आप एक बात समझिए कि ये जो सभ्यता है अधिकतर मैक्सिमम जो इसकी बसावट है आपका वो मैदानी भागों में है। और आपका इन भागों में जो है आपका बहुमूल्य धातुएं आज भी नहीं मिलती। तो अधिकतर बहुमूल्य धातुएं कहाँ मिलेंगी? जो पठारी भाग है, कर्नाटक है, जैसे मैसूर का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो उस क्षेत्र में मिलेंगी। हालांकि तांबा राजस्थान से जरूर मिलता है। तो तांबा राजस्थान की खेतरी खान से आता होगा, सोना मैसूर से आता होगा, और बाकी जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो अफगानिस्तान से आते होंगे, ईरान से आते होंगे, आर्मेनिया से आते होंगे, चांदी दूसरे देशों से आती होगी। तो क्यों नहीं मिलते थे? मैदानी भाग। और कहाँ से लाते थे? उसका एक उदाहरण मैंने दिया। तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से। जैसे स्थानीय स्तर पर प्रयोग हो गया। पश्चिमी एशिया, ओमान से क्या मिलता था? तांबा। अभी कहा था कि भाई बाहर से भी आता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, ये ईरान से आती थी, अफगानिस्तान से आती थी। तो टिन के दो केंद्र हुए, ईरान और अफगानिस्तान। कांस्य सभ्यता जरूर कहा, पर उस कांस्य सभ्यता के लिए हमें व्यापार कहां से करना पड़ रहा है? ईरान और अफगानिस्तान से। आधुनिक कर्नाटक से क्या था? बहुमूल्य पत्थर। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से भी ये पत्थर आते थे। तो बहुमूल्य पत्थर जो आपका कार्नेलियन पत्थर वगैरह मैंने आपको बताया, जो बाट वगैरह के यूज होता था, वो किस क्षेत्र से आ रहा है? आपको क्लियर हुआ। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ये बिल्कुल क्लियर है। ओमान से भी तांबा आता था, कहाँ कहाँ से क्या क्या आता था, और ये मुख्य रूप से व्यापार हमारा कहाँ कहाँ हो रहा था। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि भाई हमारा जो व्यापार है वो इजिप्ट से हो रहा था, इसका क्या कोई प्रमाण है? मिस्र, बिल्कुल प्रमाण है। या आपका कहेंगे कि भाई हमारा व्यापार सुमेरिया से हो रहा था, इसका क्या कोई प्रमाण है?
सुमेरियन तो जो आपका फारस की मुद्रा है आपका लोथल से मिली है। नाव बना हुआ मोहर के ऊपर आपका नाव बनी हुई है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी तरह से हम कहेंगे कि इजिप्ट से, इजिप्ट में मम्मियाँ मीन्स जो आपका मूर्तियाँ, आपका जो दफनाया जाता है उसको मम्मी कह देते हैं। तो उसको जो मम्मी की आकृति मिली है या जो गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है वो लोथल से मिली है। तो ये प्रमाण है कि हमारा व्यापार उन देशों के साथ होता था। अब है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसे होता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप देखते हो कि हमारी जो खेती है, जैसे कपास की खेती कहाँ से आई, हड़प्पा से। गेहूं जो आज हमारा बोया जाता है, कब बोया जाएगा, नवंबर में। काट लिया जाएगा कब, मार्च अप्रैल में, अप्रैल में महीने में आकर के। सेम यहाँ पर वही सीजन होता था गेहूं बोने का और काटने का भी वही होता था। और जो गेहूं की फसल होती थी जो आज बोई जाती है, जो प्रजातियां, वही सेम प्रजातियां उस समय तक चलती थी। उसकी बहुत सारी प्रजातियां आज भी उगाई जा रही हैं। तो हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। गांव में क्या होता था, खेती होती थी, खेती से जो सरप्लस आएगा वहां से मंडियों में जाता था और मंडियों के साथ साथ ही शहर बसने शुरू हो गए। लोग जानवर पालते थे, चरवाहे भी होते थे, शासक, लेखक, दस्तकार ये लोग भी होते थे। अगर आप देख रहे हो कि नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, शासक भी हैं, लेखक भी हैं या दस्तकार भी हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक विभाजन था, एक स्त्रीकरण था, आपका स्ट्रेटा था। कैसे था आपका विभाजन, जैसे हम कहते हैं कि आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक आधार पर शासक हैं, लेखक हैं, तो विभिन्न वर्ग थे। अब उसमें जो बसावट थी, मैंने कहा कि कुछ लोग आपका गढ़ी में रहते थे, कुछ दुर्ग में रहते थे। उससे भी ये पता चलता है कि वो आर्थिक आधार पर विभाजन होगा। कौन से चीजें मिली, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, इसकी खेती हुई है। गेहूं जो की खेती हुई है। जुताई के लिए हल का प्रमाण मिलता है। हल का प्रमाण, दो चीजें हुई हैं। पहली तो जुताई हुई है, वो आपका जो जोतने का जो प्रमाण है वो हमें कालीबंगा से मिलता है, टेढ़ी मेढ़ी हल की रेखाएं। परंतु हल जो है हमें दो जगह से मिला है। पहला एक छोटा प्रारूप हम कहेंगे मोहनजोदड़ो से, और दूसरा जो है हल का पूरी मूर्ति वो हमें बनावली से मिली है। हल से क्या हुआ, उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो ज्यादा बढ़ने लग गई। हल का प्रयोग था, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि लकड़ी के बने होंगे, प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब वो खिलौना मैंने आपको बताया कहाँ से मिला है, बनावली से। कहाँ है बनावली, हरियाणा में, रंगोई नदी के मुहाने पर। बारिश कम होती थी इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई भी की जाती होगी। पानी के संचय का सबसे बड़ा प्रमाण आपको कहाँ मिलता है, अगर आपको पानी के संचय की बातचीत की जाए तो वो आपको धोलावीरा, गुजरात में खादिर बेट में एक आपका आइलैंड है और आइलैंड पे बसा हुआ था धोलावीरा। और धोलावीरा जो है जल संचयन का सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। आगे एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा धोलावीरा के ऊपर भी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इनका पालन होता था। इनका पालन के साथ साथ इसको जो है आपका ऊन भी मिल जाती थी। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण, सबसे पहले आपका मैंने बताया था कि खादिर बेट में धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अभी मैंने बताया कि धोलावीरा की जो पहचान है आपका वो जल संचयन के लिए है। ठीक है, इसके हिस्से के 4 पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। किसमें, धोलावीरा में। और धोलावीरा की पहचान क्या थी, ये 3 भागों में बांटा गया था। अधिकतम जो नगर थे आपका वो, अगर हम कहें, एक आपका पूर्व में, एक पश्चिम में, तो 2 भागों में बांटे गए थे, पूर्व और पश्चिम।
तो पूर्व और पश्चिम में बांटने का उद्देश्य क्या था कि भाई एक तरफ जो है आपका गढ़ी है, एक तरफ नगर दुर्ग है। तो अगर हम ये कहें ये ऐसे है, एक पूर्व एक पश्चिम, इसके अलावा यहाँ पर एक मध्यमा नगर भी था, बीच का नगर, एक ये था, एक ये था और एक ये भाग था। तो नगर को 3 भागों में बांटा गया था और ये केवल और केवल धोलावीरा में पता चलता है। ठीक है, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस नगर में खुला मैदान था जहां पर क्या होगा, सार्वजनिक कार्यक्रम हर जगह ऐसा ही हो रहा है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के कुछ प्रमाण मिले हैं और पत्थरों पर खुदे पाए गए हैं, और ये जो है आपका अभिलेख के तौर पर है। 10 आपका अक्षर मिले हैं हड़प्पा लिपि के अभिलेख के तौर पर। तो ये सबसे प्राचीन माना जाता है हड़प्पन लिपि का प्रमाण, और शायद ये संसार भर में पहला भी हो। एक अनोखा, इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब बात आती है लोथल की। तो लोथल की जो इंपोर्टेंस है आपका, लोथल को एक बंदरगाह नगर भी माना गया है कि एक ये पोर्ट था, और पोर्ट का मतलब क्या हुआ, इसका आदान प्रदान कहाँ से होता होगा, जो अभी मैंने बताया आपका फारस के क्षेत्रों से होता होगा, इजिप्ट से होता होगा। इजिप्ट की आपका यहाँ एक मम्मी की आकृति भी मिली है। तो लोथल बंदरगाह नगर, इसके साथ साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहर और मुद्रांकन या मोहर बंदी गीली मिट्टी दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। मोहर बंदी या मोहरें, जैसे होता क्या है कि कोई वस्तु हमने पैक कर दी, जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के दौरान आपको क्या किया जाता है कि पेपर किसी चीज में पैक कर दिए जाते हैं, और पैक करने के बाद उसके ऊपर मोहर मार दी जाती है। ये सील होगी भाई, सील मीन्स मोहर। आप उसको कहते हैं कि सील कर दिया इसको, जैसे गवर्नमेंट आपका सील कर देती है, किसी की संपत्ति को सील कर दिया, लॉक लगा दिया, उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा लगा दिया, ठप्पा मार दिया, सील्ड। इसका मतलब क्या है कि तभी खुलेगा जब गवर्नमेंट के आदेश आ जाएंगे, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सील होती थी, किसी वस्तु के ऊपर लगा करके भेज दी जाती थी। तो उसको उस रूप में आप मोहर मत समझिए, जैसे आपने फिल्मों में देख लिया कि इसको इतनी मोहरें दे दो, वो जेब से निकाल के चांदी के सिक्के दे देता है, सोने के सिक्के दे देता, वो नहीं है ये मोहर, ठप्पा मारने वाली। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां समुद्र मन काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि लोथल से जो है आपका क्या होता था, मन के बनाने का उद्योग मिला है, और ये एक बंदरगाह है। ये लोथल की आपका आकृति दिखाई गई है कि ये किस प्रकार से एक नगर था, और कैसे ये आपका जो है, ये देखिए नीला नीला सा पानी, ये आपको बंदरगाह नगर है। और मुद्रा और मोहर और मोहरबंदी मैंने अभी बताई कि ये क्या होता था कि भी आपका मिट्टी होती थी गीली, उसके आधार पर उसको चिपका दिया जाता था और उसके ठप्पा मार दिया जाता था। तो वो आपका मुद्रांकन या मोहरबंदी हुई। अब बात आती है कि जो सभ्यता है इसका अंत जो है कैसे हुआ। अब सभ्यता के अंत को लेकर के कई जो है चीजें हैं, कई मतभेद हैं, कई प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि वो विचारधाराएं हैं क्या, मतलब सभ्यता का अंत, किस सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इनकी उत्पत्ति बता रहे हैं मेसोपोटामिया से, और अंत क्या बता रहे हैं कि इसका अंत आर्य सभ्यता ने किया होगा, मतलब आर्य आक्रमण।
मैंने सबसे पहले ही चैप्टर में कब, कहाँ, क्यों, कैसे मैं आपको बताया था कि माइग्रेशन होता था, एक आंतरिक और एक बाहरी। अब आप देखिए कि हम लोगों ने किसी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भूगोल था। 3 और समुंदर है, ये देखिए समुंदर, कहाँ जाएं आक्रमण करने के लिए? आक्रमण करने के लिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए, उसका भाव है। दूसरा, आप देखिएगा कि एक तरफ ऊपर हिमालय है, उसको पार करना बहुत दूभर है। दूसरी तरफ आपका पश्चिम में किरथर सुलेमान की पहाड़ियां थी, हिंदू कुश पर्वत था, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ राजस्थान का आपका रेगिस्तान है, रेतीला रेगिस्तान, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो भौगोलिक जो बाधाएं थी उनके कारण भारतीय क्षेत्र से आपका बाहर की तरफ प्रसार हुआ ही नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि उस तरफ से भी लोग आए होंगे प्राचीन काल में, तो वो थोड़े थोड़े करके आए होंगे, ऐसा नहीं कि आपका वो बहुत बड़ी सेना लेकर के आए होंगे और बहुत आराम से पार कर गए होंगे। अभी मैंने भौगोलिक बाधाएं अगर हमारे लिए हैं तो वो बाहर से आने वालों के लिए भी उतनी ही हैं। तो वो भौगोलिक बाधाओं को पार करना बहुत बड़ा काम था। और अगर लोग आए भी हैं, माइग्रेशन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो माइग्रेशन थोड़ा थोड़ा करके हुआ है। और कुछ एक लोगों का समूह आकर के एक बड़ी सभ्यता को, और वो भी इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता को, उसका अंत तो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो पहली बात कि इतने लोग आए नहीं तो सभ्यता का अंत हुआ नहीं, परंतु ये तो कह रहे हैं कि नहीं भाई सभ्यता का तो अंत हुआ है। तो इन्होंने क्या प्रमाण दिए हैं, अपने लिखन साक्ष्य दिया है? तो ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में आपका बहुत सारे नरकंकाल पाए गए हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में जो नरकंकाल मिले हैं उसका कारण क्या है कि वहां पर बाढ़ आई है, और उस बाढ़ के कारण कई लेयर बनी हुई हैं, कई स्तर बने हुए हैं, क्रम बने हुए हैं। अब बाढ़ बहुत तेज आई होगी, और बाढ़ तेज आने से इतना समय मिला ही नहीं होगा कि बहुत सारे लोग बह गए होंगे। जैसे अभी आपका उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो उत्तराखंड में बाढ़ आई, बहुत सारे लोग बह गए, बाद में उनकी बॉडियां मिली हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं कि बॉडियां मिली ही नहीं। अब उन्हीं क्षेत्रों पर बार बार बाढ़ आती रहेगी, बाढ़ आती रहेगी, तो लेयर जमती रहेंगी। कभी आपका अन्वेषण होगा तो नरकंकाल मिल जाएंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि इनके ऊपर आपका किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण किया था? नहीं, ये तो हमें पता है कि आपका केदारनाथ की बाढ़ आई थी, तो यहां पर भी बाढ़ आई होगी। तो बाढ़ आने का सिंपल सीधा सा अर्थ है कि नरकंकाल मिले होंगे, उनको मौका नहीं मिला होगा। दूसरा, आपका बाढ़ का ही अगर हम प्रमाण देखें तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने कहा है कि भाई बाढ़ से आपका इस सभ्यता का विनाश हुआ है। कौन है वो? मार्शल है, मैके है। मार्शल मैके कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहां पर बहुत ज्यादा तेज बाढ़ आई होगी। लोग बार बार बाढ़ से बचने के लिए अपना जो निवास स्थान उसको ऊंचा कर लेते होंगे। जैसे आप गांव में देखते हैं, जहां बाढ़ आती है तो वो जब मकान बनाते हैं तो ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि बाढ़ का असर कम हो। जैसे बिहार में बहुत जगह बाढ़ आती है, तो बिहार में जो बाढ़ आती है उसके कारण सबसे बड़ी समस्या क्या क्रिएट हुई है? बिहार के लोग वहां से माइग्रेट कर गए, घर हैं उनके, बच्चे रहते हैं, परंतु कमाने के लिए कहां जाते हैं लोग? दूसरे राज्यों में। माइग्रेशन का एक बड़ा कारण है। तो आज अगर माइग्रेशन हो रहा है बिहार से बाढ़ के कारण, तो क्या इन क्षेत्रों से माइग्रेशन नहीं हुआ होगा लगातार बाढ़ से? और लगातार बाढ़ से आप जान रहे हैं कि काम धंधे लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो इनकी प्रमुख विशेषता थी वो बंद हो गया होगा, बाढ़ आती है तो कीचड़ भर जाता होगा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगर, जिसको स्टुअर्ट पीगट क्या कहते हैं कि साम्राज्य की 2 राजधानियां जुड़वा शहर, ये समाप्त हो गए। अब बहुत सारे जो नगर हैं इनके ऊपर डिपेंड होंगे
जहां से ये लोग रॉ मटेरियल लेते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे जुड़ी हुई थी? ऐसे इंटरलिंकिंग। ये नगर अगर डेवलप है, इसका पतन हुआ, तो नेचुरल सी बात है कि इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, अगर इंटरलिंकिंग है तो सब। तो ये राउंड राउंड घूमती चीजें एक चैन से जुड़ी हुई थी, तो एक के ऊपर असर दूसरे पर पड़ेगा। कैसे? मैंने बताया, यहां डिमांड खत्म हो जाएगी तो यहां कौन आएगा फिर? तो ये छोटे छोटे जो नगर थे, जो इनके सारे आश्रित थे, वो समाप्त होना स्टार्ट हो गए होंगे। किसके कारण? बाढ़ के कारण। दूसरी क्या विचारधारा आई है कि आपका आर.एल. स्टेन और एस.एन. घोष, आर.एल. स्टेन और आपका एस.एन. घोष, ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। कौन कहते हैं? घोष और आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन या स्टाइन कह लीजिए, ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। बिल्कुल हो सकता है। कैसे जलवायु परिवर्तन होगा? नगरीय सभ्यता है, भौतिकता पर टिकी हुई है, आज भी हम भौतिकता पर टिके हुए हैं, नगरीय सभ्यताएं विकसित हो रही हैं। नगर क्या हो रहे हैं? नगर क्या हो गए? कंक्रीट के जंगल हो गए, कंक्रीट के जंगल हो गए। कंक्रीट के जंगल का मतलब है कि वहां से पेड़ काट दिए गए, और पेड़ काटने से जो आपका जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, वर्षा का क्रम भंग हुआ होगा, उसके कारण क्या हुआ? सूखा पड़ गया होगा। राजस्थान के जो क्षेत्र हैं बहुत सारे, सिंध के जो क्षेत्र हैं आपका, वहां क्या हुआ है? सूखा पड़ने के प्रमाण मिलते हैं। तो बहुत सारे नगर सूखा पड़ने के कारण भी समाप्त हुए होंगे, और इसका कारण मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा है साहनी साहब कि जल प्लावन हुआ होगा। जल प्लावन मीन्स वही बाढ़ के आपका प्रमाण मिलते हैं, उससे आपका कारण हुआ होगा। कैनेडी साहब कहते हैं कि भाई कैनेडी, वो कहते हैं कि महामारी आई होगी या कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। आपदा के कारण कई शहर के शहर आपका खत्म हो जाते हैं। तो आपदा आने के कारण, जैसे आज जोशीमठ आपका संकट में है, तो इसी तरह से क्या यहां पर आपदा नहीं आई होगी? महामारी का प्रमाण कहां से मिला? नरकंकाल। अब कोरोना आया तो लोग अपनों की मृत्यु पर उनके पास तक नहीं जा रहे थे, उनका दाह संस्कार तो दूर की बात है, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता था। अगर सरकार की व्यवस्था नहीं होती या स्वयंसेवी संस्थाएं नहीं होते, तो वो ऐसे के ऐसे फेंक दिए जाते। जैसे अभी मामला आया था कि गंगा में बहुत सारी लाशें बहती मिली हैं, तो लोग डरते क्या ना करते। तो आप समझिएगा कि अगर इस समय ऐसी व्यवस्था है, इतना उत्तम सिस्टम होने के बावजूद कि गंगा में लाशों के ढेर बह रहे हैं, ऐसा कई न्यूज चैनल में आया, कई सोशल मीडिया पर भी आया, और तो उस समय क्यों नहीं हुआ होगा? आज जब हम डर रहे थे इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, तो महामारी से उस समय डर क्यों नहीं होगा? तो लोग क्या कर रहे थे? अपनों को ऐसे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। वो इसलिए नरकंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, शायद, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद मिले हैं, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये चीजें आपको बहुत कॉमन चीज लगती है। अब इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक सभ्यता है, व्यापार पर बसी हुई है। ये सभ्यता व्यापार पर बसी हुई है। अगर सभ्यता व्यापार पर बसी है तो नेचुरल सी बात है कि व्यापार के जो लिंक हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आपका, कई लोग कहते हैं भूकंप आया होगा, जैसे हम कहते हैं कि आपका ये इस आसपास है आपका लोथल, ये आज वर्तमान में जो है आपका इधर है, आपका तट से हट करके है। तो तट से अगर हटके है तो ये इस तरफ में गुजरात के, तो ये गांव बन गया, पहले एक आपका बड़ा नगर था। तो ये व्यापारिक जो सभ्यता थी, आपस में इंटरलिंकिंग थी, एक एक शहर का किसी न किसी कारण से पतन हुआ होगा। तो वो जो पतन हुआ है, उससे इसकी व्यापारिक जो आपका गतिविधियां थी वो ठप पड़ गई,
1750 के आसपास इस प्रकार की खोजें होने लगी हैं इतिहास में कि भाई ये व्यापारिक पतन हुआ होगा, बाकी चीजें तो ठीक हैं। और इस व्यापारिक पतन के कारण अभी मैंने आपको बताया कि व्यापार का मतलब नगर, सभ्यता का वो नगरीय स्वरूप समाप्त हो गया होगा। और इसलिए हम इसके बाद देखते हैं कि जो सभ्यताएं उभर करके आई उसको हम ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण स्वरूप ज्यादा था। तो सभ्यता के उच्च जो प्रतिमान थे उनका पतन हो गया, और उसके पतन के साथ आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप समाप्त हुआ, और आपको देखेंगे आगे चल करके वो ग्रामीण स्वरूप में बदल गया। क्लियर? तो अब आपको जो है हम वही ले चलते हैं कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव मैंने आपको समझ में आ गया। क्या क्या हुआ बदलाव? लेखन, मोहरें, बाट, यानी कि नगरीय जो स्वरूप था वो समाप्त होने लग गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मैंने बताया क्यों कम हुआ। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, उसका एक रीजन था बाढ़। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? मैंने आपको बता दिया कि इसका अलग अलग कारण था। नदियां सूख गई, जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों का विनाश हो गया। मैंने कहा था कि कंक्रीट के मकान आपका जो है शहर बनने लग गए। इसका कारण ये हो गया कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। जब चारागाह समाप्त हो गए, कंक्रीट के जंगल बन गए, तो नेचुरल सी बात है आपका जो ग्रामीण क्षेत्र था वो भी परेशान हो गया। इससे क्या हुआ? जो शासक वर्ग था उनका नियंत्रण जो था आसपास के क्षेत्रों से वो समाप्त हो गया होगा। और अगर वो नियंत्रण समाप्त हो गया तो नेचुरल सी बात है कि सभ्यता बिखरने लग गई। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। मैंने बताया जलवायु परिवर्तन के कारण। पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, जिसको हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, जो बौद्ध काल के समय आया, 6th सेंचुरी BC में आया। क्लियर हुआ? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये आपको मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले, कहीं 8000 साल है, 7-8000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले सिंधु सभ्यता। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास यानी कि द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन 2500 साल पहले। तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख जो नगर हैं उनकी विशेषताएं बताएंगे। और विशेषताओं में ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आप बुक्स में पढ़ते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपका बुक्स के साथ साथ जो जर्नल्स वगैरह हैं उनका भी सहारा लिया जाए और आपको एक अच्छी नॉलेज दी जाए। और उसके लिए ज़रूरी है आप लोग ये क्लास देखें, खुद तो देखें ही देखें, अपने जो मित्र हैं उनको ज़रूर कहें। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भाई आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए, डिफरेंट चीज़ें मिलें। अभी हमारा जो टारगेट है आपका इसी में 2 क्लास और बनाएंगे छोटी छोटी, कि उसमें जो है आपको ये जो नगर हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं या इनका सामाजिक जीवन है, ये आर्थिक जीवन है, ये वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।